हेलो गाइस, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। और आज फिर मैं एक बार हाजिर हूं आपके पास उस सीरीज को लेकर जिसमें हम ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स को पढ़ रहे थे, मानव संवेदांगों को, मानव संवेदी अंगों को पढ़ रहे थे। और हमने दृश्येंद्री आंख को और श्रवणेंद्री कानों को, क्लियर, यानी कि आंख और कान को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पर्शेंद्री, यानी कि जो टच के लिए अपने काम आती है, जो टच को सेंस करती है, स्पर्शेंद्री। स्पर्शेंद्री में हम पढ़ते हैं स्किन को, त्वचा को, और त्वचा को एक अलग से एक सिस्टम के अंदर पढ़ा जाता है। उस सिस्टम को हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं, अध्यावरणी तंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है, क्योंकि स्किन जो होती है वो बॉडी के बाहर पाई जाती है। चलिए इसके साथ एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। आपसे अगर कोई पूछता है कि शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा कौन है, शरीर के आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा कौन है, तो आपका आंसर जाएगा लीवर, यकृत। याद रखिएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपकी त्वचा, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लीवर। दोस्तों, त्वचा की अगर आप बात करोगे तो जो त्वचा होती है इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर के करीब होता है। 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर के करीब त्वचा का क्या होता है, टोटल क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करोगे तो जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन बॉडी के वेट का, शरीर के भार का लगभग 6 से 7% होती है। शरीर के कुल भार का लगभग 6 से 7% आपकी त्वचा कवर करती है। ठीक है। त्वचा की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग पाई जाती है। जैसे सबसे पतली त्वचा, जो सबसे थिनेस्ट स्किन होती है, वो आपके पाई जाती है आपके आईलिड्स पर, आपकी आंखों की पलकों पर। और उस लेयर को, त्वचा की उस परत को कंजक्टाइवा, उसको नेत्रोच्छद के नाम से जानते हैं, जहां पर सबसे पतली त्वचा पाई जाती है। और सबसे मोटी त्वचा, यानी सबसे ज्यादा जो थिकनेस है, वो कहां पर पाई जाती है, वो पाई जाती है जो आपके पैरों का तलवा है ना, यानी कह सकते हो जो आपके सोल्स ऑफ फीट, पैरों का तलवा, वहां पर पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि त्वचा के काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्किन, तो दोस्तों त्वचा के बहुत सारे काम हैं। पहली बात तो त्वचा काम करती है हमारी बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, यानी त्वचा प्रोटेक्शन का काम करती है। त्वचा जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवकों के इन्फेक्शन से हमें बचाने का काम करती है। याद रहेगी ये बात। तो त्वचा को बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति के नाम से हम त्वचा को जानते हैं। दूसरी बात, त्वचा का दूसरा काम है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करना। त्वचा क्या करती है, सूर्य के प्रकाश में से अल्ट्रावायलेट रेज को, परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और विटामिन डी का निर्माण करती है। आपको पता है विटामिन डी का निर्माण हमारी बॉडी में कहां पर होता है, त्वचा में होता है। इसके अलावा तीसरा काम करें तो त्वचा का काम है दोस्तों शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, हीट रेगुलेशन का। कैसे नियंत्रित करती है, पसीनों के द्वारा। पसीने के बारे में आपको पता है कि जो स्वेटिंग की प्रोसेस है, हमारी पसीने की जो प्रोसेस है, वो एक तरीके की हीट रेगुलेशन टेक्निक है, हमारी ताप नियंत्रण की तकनीक है, जिसके द्वारा हम बॉडी को कूलिंग फेज में लेकर आते हैं, जिसके द्वारा हम बॉडी को ठंडा करते हैं जब बाहर बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा त्वचा सीक्रेशन यानी कि श्रावण का भी काम करती है। त्वचा पसीने का श्रावण करती है, साथ ही एक और द्रव है जिसे हम सीबम कहते हैं, उसका श्रावण करती है। पसीने के द्वारा त्वचा से पानी को निकाला जाता है, नमक को निकाला जाता है, NaCl, यूरिया निकाला जाता है, और सीबम के द्वारा अलग अलग तरीके के तेलीय पदार्थ, फैट्स और लिपिड्स शरीर से बाहर त्यागे जाते हैं, जिनके कुछ फैट्स के, कोलेस्ट्रॉल के बाहर जाने के भी कुछ फायदे हैं। इसके अलावा जो सीबम है ये क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, बॉडी को सुरक्षा भी प्रोवाइड करता है। और स्वेट जो है वो आपकी क्या करता है, बॉडी की कूलिंग करता है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस किसके हैं बताइए, त्वचा के। अब जब हम बात करने निकलते हैं त्वचा की स्ट्रक्चर की, त्वचा की संरचना की, तो त्वचा की संरचना में हम 3 प्रमुख परतें पढ़ते हैं। त्वचा 3 परतों की बनी होती है। पहली लेयर है आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हम अधिचर्म के नाम से जानते हैं, बाह्य त्वचा के नाम से भी जानते हैं। एपिडर्मिस एक डेड लेयर है, एक निर्जीव परत है। इसका कुछ निचला भाग, एपिडर्मिस का जो सबसे निचला भाग है, उसमें कुछ हद तक जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन हम इसको एपिडर्मिस को डेड लेयर के अंदर ही मानते हैं, यानी जो एपिडर्मिस है उसको हम मृत परत के अंदर मानते हैं।
एपिडर्मिस में ब्लड फ्लो नहीं होता, एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इस भाग को क्या मानते हैं हम लोग, मृत मानते हैं। एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो डर्मिस पढ़ते हैं। डर्मिस जो होता है वो एपिडर्मिस को रुधिर प्रवाह साथ ही साथ पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, यानी डर्मिस वो भाग है जहां पर ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां, प्रोटीन्स वगैरह, पोषण वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड जो पार्ट है वो है आपका हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है वो एक वसीय परत है, वो फैटी लेयर का बना होता है, वो फैट्स का बना होता है। ठीक है गाइस, यहां तक याद रखेंगे। तो त्वचा की 3 परतें हो गई, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपिडर्मिस की। ठीक है गाइस, दोस्तों एपिडर्मिस जो होती है वो त्वचा को मजबूती प्रदान करती है, त्वचा को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। एपिडर्मिस वो वाला भाग है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। ठीक है, तो डर्मिस की सहायता से यहां पर क्या मिलता है, एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, अच्छा, एपिडर्मिस में कुछ जो नीचे की सेल्स होती हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, यानी वो क्या करती रहती है बताइए, डिवीजन करती रहती हैं। जैसे जैसे वो डिवीजन करेंगी तो ऊपर की सेल पुश होती जाएगी और निचली सेल जो है वो आगे खिसकती चली जाएगी। तो एपिडर्मिस में कुछ जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं बताइए, डिवीजन करती रहती हैं। एपिडर्मिस में एक सेल पाई जाती है जिसे मर्केल सेल के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस में एक कोशिका पाई जाती है जिसे मर्केल सेल कहते हैं, जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, यानी त्वचा में जो तापमान है, त्वचा में जो लाइट है, प्रकाश, त्वचा पर जो प्रकाश पड़ता है उस लाइट को सेंस करने का काम करती है। तो याद रखोगे मर्केल सेल जो होती है त्वचा में वो प्रकाश को सेंस करने का काम करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। दोस्तों जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है, इस एपिडर्मिस वाले पार्ट में 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। पहले पदार्थ की बात करेंगे तो केरेटिन। केरेटिन पदार्थ एपिडर्मिस में बनता है, याद रखिएगा। दूसरा पदार्थ है मेलेनिन। केरेटिन और मेलेनिन दोनों का निर्माण एपिडर्मिस में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। केरेटिन एक वाटर प्रूफ और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, यानी केरेटिन जो है वो एक जलरोधी पदार्थ है। ठीक है, अच्छा, केरेटिन के आपके बाल बने होते हैं, आपके नाखून बने होते हैं, और बताया मैंने आपको कि पक्षियों की जो चोंच होती है, जो वीक होती है, पंख होते हैं, फेदर्स। इसके अलावा जो पक्षियों के अलावा हम कह सकते हैं मछली के अंदर जो स्केल्स होते हैं, शल्क, ये सब किसके बने होते हैं, केरेटिन के बने होते हैं। पशुओं के अंदर जो हूप्स हैं, सींग, और जो आपके हूप्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग खुर, और जो सींग होते हैं हॉर्न्स, ये सब किसके बने होते हैं, केरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। साथ ही मेलेनिन। मेलेनिन क्या है, मेलेनिन एक डार्क ब्राउन कलर का वर्णक है। मेलेनिन के बारे में आपको अच्छे से पता है कि मेलेनिन हमारे बालों के कलर को और हमारी त्वचा के कलर को निर्धारित करने वाला पिगमेंट है, एक ऐसा वर्णक जो हमारी स्किन कलर और हमारे हेयर कलर को डिफाइन करता है। तो एक डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंट है, और मेलेनिन की कमी से याद रखिएगा बाल कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। मेलेनिन की कमी से क्या हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। एक चीज जो एक्स्ट्रा मैं यहां पर बताने जा रहा हूं जो नोटेबल है, वो क्या कि एक आपने नाम सुना होगा कभी, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं एक टाइप की सेल्स होती हैं जिनमें 3 टाइप की सेल्स हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स। बीटा सेल से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकल रहा था। ठीक है, तो एक कंफ्यूजिंग फैक्टर यह है कि लैंगरहैंस की आइसोलेट्स, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि में, पैंक्रियाज ग्लैंड में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि लैंगरहैंस कोशिकाएं, लैंगरहैंस सेल कहां पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा लैंगरहैंस की जो कोशिकाएं हैं वो हमारे त्वचा की एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। और जो एपिडर्मिस है उसमें क्या काम करती हैं, ये WBC की तरह काम करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है। तो ये बात याद रखेंगे आप कि लैंगरहैंस दीपिकाएं पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है, जबकि लैंगरहैंस कोशिकाएं कहां पर पाई जाती हैं, त्वचा की एपिडर्मिस में पाई जाती है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे बता देता हूं आपको कि जो एपिडर्मिस है इसका निर्माण भ्रूण का एक जनन स्तर होता है, भ्रूण की एक रिप्रोडक्टिव लेयर है। भ्रूण में 3 टाइप की रिप्रोडक्टिव लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो याद रखना है आपको कि जो एपिडर्मिस है उसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है, और जो डर्मिस है इसका निर्माण मीजोडर्म से होता है। याद रखोगे कि एपिडर्मिस का निर्माण एक्टोडर्म से और डर्मिस का निर्माण मीजोडर्म से होता है। अब आगे हम बात करने के लिए निकल रहे हैं डर्मिस की। दोस्तों डर्मिस जो है
बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ये। डर्मिस में रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। डर्मिस से पोषण प्राप्त होता है त्वचा को। डर्मिस से ही हमारा फिंगरप्रिंट तैयार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए कि हमारा फिंगरप्रिंट कहां तैयार होता है तो आप बोलोगे डर्मिस से। नेक्स्ट बात, डर्मिस में कोलेजन और इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं और कहते हैं कि सबसे ज्यादा कोलेजन जो तंतु होते हैं वो बॉडी की डर्मिस में ही पाए जाते हैं। डर्मिस से ही आपके नाखून और बाल निकलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बाल और नाखून किस भाग से निकलते हैं? डर्मिस से। डर्मिस से निकलकर एपिडर्मिस को क्रॉस करके बाहर आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नाखूनों को काटना आसान है। क्यों? क्योंकि डर्मिस के अंदर जब वो पाए जाते हैं तब तक वो लाइव होते हैं, तब तक वो जीवित होते हैं, उनके अंदर नर्व सप्लाई, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। लेकिन जैसे वो एपिडर्मिस से क्रॉस करते हैं और बाहर आ जाते हैं तो वो डेड होते चले जाते हैं। इसलिए तब उनके अंदर नर्व सप्लाई बंद हो जाती है, तब उनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। तो इसीलिए बालों को काटना, नाखूनों को काटना इजी है, दर्द नहीं होता। लेकिन जैसे आप उनको उखाड़ते हो तो दर्द होता है, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो कहां पर पाई जा रही हैं? वो डर्मिस में पाई जा रही हैं। और डर्मिस जो है वो कैसा है बताइए? लाइव है, जीवित भाग है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नर्व सप्लाई पाई जाती है, दैट्स वाई दर्द होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात हम याद रखेंगे कि जो हमारी डर्मिस है इसके अंदर शरीर, त्वचा की सभी ग्रंथियां पाई जाती हैं। डर्मिस में जितनी भी ग्लैंड्स हैं त्वचा में वो सारी डर्मिस में पाई जाती है। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? स्वेट ग्लैंड्स, पसीना ग्रंथियां। और इसके बाद कौन सी ग्लैंड्स हैं? सेबेसियस ग्रंथियां। सबसे पहले बात कर लेते हैं पसीना ग्रंथियों की। दोस्तों, पसीना ग्रंथियां जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। पसीना किसका बना होता है? सबसे पहले बात करेंगे। पसीने में लगभग 99% वाटर होता है। साथ ही साल्ट्स पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, जिनमें मोस्टली NaCl होता है, जिनमें सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक होता है, साथ में यूरिया होता है। तो हम पसीने के 3 बेसिक जो मेजर कंपोनेंट्स है उनमें हम किस किस को पढ़ लेते हैं? वाटर, उसके बाद साल्ट में NaCl और उसके बाद यूरिया। दोस्तों, पसीना ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स 2 टाइप की होती है हमारी बॉडी में। एक होती है एक्राइन और एक होती है एपोक्राइन। दोनों को समझते हैं हम। एक्राइन ग्रंथियां पूरे शरीर में फैली रहती हैं और देखा जाए तो वास्तविक रूप से जो पसीना ग्रंथियां हैं वो यही हैं। तो ये पसीना ग्रंथियां जो एक्राइन होती हैं, इनकी एक खास बात है। जो एक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें क्या होता है कि ये नलिकाओं की सहायता से, डक्ट्स की सहायता से त्वचा की सतह पर अपने स्राव को, अपने सीक्रेट को मुक्त करती हैं। तो याद रखना है आपको कि एक्राइन ग्रंथियां वे होती हैं जो किसी नलिका की सहायता से अपने स्राव को यानी पसीने को त्वचा की बाहरी सतह पर भेजती हैं। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्टली काम करने वाली ग्रंथियां हैं जो एकदम सीधे कार्य करती है। लेकिन एपोक्राइन ग्रंथियों की बात करें तो जो एपोक्राइन ग्रंथियां होती हैं ये क्या करती हैं बताइए? ये डक्ट की हेल्प नहीं लेती, ये हेयर फॉलिकल्स में, यानी कि जो बालों की जड़ है, हेयर फॉलिकल्स में अपने स्राव को मुक्त करती हैं। और एपोक्राइन ग्रंथियों की और अगर बात करते हैं तो ये अपने सीक्रेट को इनडायरेक्टली सीक्रेट करती हैं, अपने स्राव को अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं? मुक्त करती हैं। अच्छा, एक खास बात, एपोक्राइन ग्रंथियां कुछ विशेष भागों में पाई जाती हैं। कौन कौन से भाग? जैसे कि आपके आर्मपिट्स। आपके आर्मपिट्स का मतलब होता है कि आपकी जो बगलें होती हैं उनके अंदर, आर्मपिट्स में। इसके बाद जो हमारे स्तनधारियों में जितने भी मैमल्स हैं, इंसान भी उनमें इंक्लूड है, जितने भी मैमल्स हैं उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। और स्तन के बीच में एक डार्क कलर का पार्ट पाया जाता है जिसे एरियोला या चूचुक के नाम से जानते हैं। तो आर्मपिट्स, एरियोला, इसके अलावा एक भाग और है जिसे हम कहते हैं पेरिनियम। पेरिनियम भाग जो है ये हमारे गुदा, एनस और हमारे जननांगों के बीच पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे जननांग पुरुष में पेनिस होता है और फीमेल में वेजाइना। ठीक है, साथ ही साथ एनल जो होल है, एनस, गुदाद्वार दोनों के अंदर कॉमन पाया जाता है। तो एनस या फिर एनल होल या एवं जेनाइटल्स, जननांगों के बीच का जो गैप होता है उसे पेरिनियम कहते हैं। इन तीनों जगहों पर आपके क्या पाई जाती हैं? एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पसीना ग्रंथियां पाई जाती है। लेकिन कौन सी? एपोक्राइन टाइप की पाई जाती है, जो बालों की जड़ों में अपने रिलीज को क्या कर रही हैं? मुक्त कर रही हैं। एक खास बात जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, वो क्या? वो ये है कि ये यौवनावस्था से पहले, प्यूबर्टी से पहले, लैंगिक विकास से पहले, लैंगिक परिपक्वता से पहले निष्क्रिय रहती है। यानी कि आपसे पूछे अगर कोई कि किन भागों में
या किस जगह पर कभी पसीना नहीं आता, ठीक है, या फिर किस जगह पर यौवनावस्था से पहले, प्यूबर्टी से पहले पसीना नहीं आता, तो यही वो जगह है जहां पर एपोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है, क्योंकि ये यौवनावस्था प्यूबर्टी होने पर एक्टिव होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये अपने रिलीज के साथ, ये अपने स्राव के साथ कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है जिन्हें कहते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो फेरोमोन्स एक विशेष गंध वाले हार्मोन होते हैं जो कि ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि विपरीत लिंग के अंदर, विपरीत लिंग में फिजिकल डिजायर, शारीरिक संबंध की इच्छा जागृत करते हैं। तो याद रहेगा आपको कि जहां पर एपोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं वहां पर फेरोमोन्स हार्मोन भी रिलीज होते हैं। तो ये बात हमने की है पसीना ग्रंथियों के लिए, ठीक है। तो कह सकते हो आपकी एपोक्राइन ग्रंथियां विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए सक्रिय होती है यौवनावस्था, प्यूबर्टी के बाद, जबकि एक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या है? हीट रेगुलेशन। एक्राइन ग्लैंड्स का काम है शरीर के ताप को नियंत्रित करना, पसीने के द्वारा बॉडी को कूलिंग फेज में ले जाना, पसीने के द्वारा बॉडी को ठंडक देना और हीट का रेगुलेशन करना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना। जब हम बात सेबेसियस ग्रंथियों की करते हैं तो जो सेबेसियस ग्रंथियां हैं वो एक पदार्थ मुक्त करती हैं जिन्हें सीबम के नाम से जानते हैं। सीबम के अंदर क्या क्या पाया जाता है? फैट्स पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, वैक्स यानी कि मोम पाया जाता है, और एक पदार्थ पाया जाता है जिसे स्क्वेलिन के नाम से जानते हैं। ये सब फैटी सब्सटेंसेज हैं, ये सब फैटी पदार्थ हैं, वसीय पदार्थ हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई यहां तक। तो ये त्वचा की चिकनाई को बनाए रखता है। त्वचा की चिकनाई को बनाए रखने की वजह से ये जो डैमेजेस हैं, डैमेजेस का मतलब होता है आघात, आघात से त्वचा की क्या करता है? रक्षा करता है। तो आपसे पूछा जाए सीबम का क्या काम है, तो सीबम जो होता है वो आघात से त्वचा को बचाता है। तो ये बात हमने किसके बारे में की बताइए? डर्मिस के बारे में की। अब हम चलते हैं हाइपोडर्मिस की तरफ। हाइपोडर्मिस जो है वो फैटी पार्ट है। फैटी का मतलब वसीय भाग है। याद रखना, हाइपोडर्मिस जो वसीय भाग है इसमें एक विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें एडिपोज टिश्यू, जिन्हें एडिपोसाइट सेल्स या एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में वसा का जमाव किस भाग में होता है, तो आप कहोगे एडिपोज टिश्यूज में होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक चीज और, मैं डर्मिस के बारे में कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो वो ये होगा, डर्मिस में दो प्रकार की कणिकाएं, दो प्रकार के कार्पसल्स पाई जाती है। एक पाई जाती है मिजनर्स कार्पसल। मिजनर्स कणिकाओं का काम कई बार अच्छे लेवल की एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। मिजनर्स कणिकाओं का काम है हल्के स्पर्श को सेंस करना, हल्के स्पर्श को महसूस कराना, ठीक है। और दूसरी जो कणिकाएं होती है उन्हें बोला जाता है पैसिनियन कार्पसल, पैसिनियन, ठीक है। और पैसिनियन कार्पसल का काम है कंपन और दबाव, वाइब्रेशन और प्रेशर को सेंस करना, ठीक है। तो ये डर्मिस में पाई जाती हैं दोनों। तो डर्मिस के बारे में अगेन मैं रिपीट करता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट आप स्क्रीन पे देखोगे। डर्मिस में क्या क्या पाया जाता है? डर्मिस में आपके बाल निकलते हैं, डर्मिस से आपके नाखून निकलते हैं, ठीक है। डर्मिस से चमड़ा बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि चमड़ा किससे बनता है? डर्मिस से बनता है, ठीक है। डर्मिस जो होती है वो जीवित संरचना है, लाइव पार्ट है, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात, डर्मिस में आपकी शरीर की सारी, त्वचा की सारी ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेसियस ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? डर्मिस में पाई जाती है। एक और फैक्टर, डर्मिस में एक मांसपेशी पाई जाती है जिसे एरेक्टर पिलाई मसल कहते हैं। डर्मिस में एक मसल होती है, क्या कहेंगे? एरेक्टर पिलाई मसल। ये एरेक्टर पिलाई मसल क्या करती है? ये एरेक्टर पिलाई मसल जो होती है ये रोंगटे खड़े करने का काम करती है। जब कभी डर लगता है, जब कभी स्ट्रेस होता है, तो रोंगटे खड़े करने का काम कौन सी मसल करती है बताइए? एरेक्टर मसल करती है। अब कुछ एक आगे की बातें करते हैं दोस्तों त्वचा के बारे में। त्वचा के बारे में हम कहते हैं कि शरीर की सबसे पतली त्वचा आंखों की पलकों पर, जिसे कंजक्टाइवा या नेत्रोत्सद कहते हैं, और शरीर की सबसे मोटी त्वचा पैरों के तलवों पर, जिसे कैल्केनियम के नाम से जाना जाता है। त्वचा की सबसे मजबूत परत की अगर आप बात करोगे तो वो एपिडर्मिस है ना। एपिडर्मिस मृत है, अधिचर्म के नाम से इसको जानते हैं। डर्मिस जो है वो जीवित है क्योंकि उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने त्वचा की परतें, त्वचा के कार्य, इन सब के बारे में हमने समझा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं आपको। जो सील मछली है, जो ध्रुवीय इलाके के जो जीव जंतु होते हैं, या सील मछली की अगर आप स्पेशली बात करते हैं, तो उसमें त्वचा के नीचे वसा की एक परत पाई जाती है, फैट की एक लेयर पाई जाती है, जिसे ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लबर,
ठीक है। तो वो जो ब्लबर है वो ऊष्मा अवरोधी आवरण का काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है, ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि ठंडा इलाका है, ठंडे इलाके में हीट के बाहर जाने के चांसेस बनते हैं, तो ऊष्मा को बचाकर रखना है। तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर ब्लबर पाई जाती है। ये क्वेश्चन पेपर्स में बार बार पूछा जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। गाइस, कैसी रही क्लास? आप अपना फीडबैक दीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, तब तक के लिए टाटा।